वापस आते हैं। इतना समझने के बाद हम पढ़ रहे थे क्या, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, ठीक है ना। तो अब वापस आते हैं, इसको समझते हैं क्या है ये जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है भाई, एक क्या कर दे, ये सेल है, सेल में इसमें हम जीन को इंट्रोड्यूस कर दें, समझा क्या, या फिर जीन को या फिर जेनेटिक मटेरियल को, समझा क्या। ये हम क्यों कर रहे हैं, सेल है, एक नॉर्मल सेल है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल। कोई भी बाहर से जीन या फिर जेनेटिक मटेरियल को हम इस सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये ऐसा हम इसलिए क्यों करते हैं, वाई, अगर कोई पूछे कि क्यों करा जाता है, तो भाई जो एबनॉर्मेलिटी है उसको कम करने के लिए, है ना। क्या कर रहे हैं हम, जो टू कंपनसेट एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी। अभी भी उसमें क्या देखा था हमने, सोमैटिक सेल वाले में, कोई सेल रिपेयर हो गया हो तो एबनॉर्मल हो गया, है ना। नॉर्मल है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं भाई, नॉर्मल है तो हर कुछ काम कर रहा है। एबनॉर्मल कब होगा, वो जब जो काम उसको बोला गया वो कम नहीं कर पा रहा, एफिशिएंसी कम हो गई, डैमेज हो गया, तब वो एबनॉर्मल हो गया। तो हम क्या करते हैं, एबनॉर्मेलिटी को कंपनसेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, समझा क्या। या फिर एक चीज और के लिए कर सकते हैं भाई, कुछ प्रोटीन को हम बनाने के लिए, कि हमारी बॉडी कुछ एडिशनल प्रोटीन बनाने लगे, उसके लिए भी हम ये चीज करते हैं, समझा क्या। और टू मेक अ बेनिफिशियल प्रोटीन, ठीक। तो इसके लिए हम ये वो करते हैं क्या, जीन थेरेपी की जाती है, समझा क्या। अब इस टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं ना, ट्रीट डिसीज। जैसे कि अभी बताया था मैंने, कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, सिकल सेल अनीमिया अभी देखा था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज को हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अंदर क्या देखा था कि जो जीन थेरेपी होती है कितने तरीके की होती है, इसके टाइप्स अगर देखें तो भाई 2 तरीके की हो सकती है। एक होता है जिसको हम बोलते थे सोमैटिक सेल थेरेपी, अभी जो हमने समझ लिया, सोमैटिक सेल थेरेपी। और एक होता है जर्म लाइन थेरेपी, जर्म लाइन थेरेपी। अभी जो देखा था, याद करो, ART जो पढ़ा है, MRT जो पढ़ा है, वो सब कहीं में आएगा, जर्म लाइन थेरेपी। उसमें जो भी डिफेक्ट्स होते थे, जीन को चेंज कर दे रहे थे हम, उसका यूज कर रहे थे ना, वो सब कहीं में आएगा, जर्म लाइन थेरेपी। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट को रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब जो भी पढ़ा था कहीं में आ गया, वो सब जर्म लाइन थेरेपी, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल इनके आपको पता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। देखो, एक तरफ मैं लिख रहा हूं जर्म लाइन थेरेपी, और एक तरफ लिख रहा हूं सोमैटिक सेल थेरेपी, सोमैटिक सेल थेरेपी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में डिफरेंस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई अगर हमने जर्म लाइन थेरेपी पर कोई भी चेंज किया तो वो क्या होता है, उसके जो भी चेंजेस किए होंगे वो उसके बच्चों में भी ट्रांसफर होते हैं, समझा रहा है। मतलब क्या बोल रहा हूं, इसमें ये कहे, इसका क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन परमानेंट चेंजेस। एक तो पहली बात, ये परमानेंट चेंज हो जाते हैं इसमें। याद करो, मदर की माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट था, उसमें हमने हेल्दी प्रोटीन इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद याद करो वो उसके बेबी में भी ट्रांसफर हो गया। परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये याद रखना, रिजल्ट्स इन परमानेंट चेंजेस, समझा के, पहली बात परमानेंट चेंजेस। उसके अलावा क्या बोल रहा हूँ, ये चेंजेस जो होंगे, ये जो भी चेंजेस होंगे, ये पास हो जाते हैं किसमें, पास्ट ऑन जो भी सब्सिक्वेंट जनरेशन आने वाली, ठीक है ना, उसके बच्चों में ट्रांसफर होगा, फिर वो उसके बच्चे में ट्रांसफर होगा। एक बार अपने अगर जीन चेंज कर दिया ना, तो अब वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहेगा, समझ में आ गया, क्लियर है, जर्म लाइन थेरेपी क्लियर है ना। जैसे कि अब याद करो, 3 पेरेंट बेबी में क्या देखा था, अब जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होता था, हेल्दी होगा ना, फ्री फ्रॉम डिसीजेस,
वो सब हमने देख लिया था, ठीक है ना। सोमैटिक सेल थेरेपी में क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये देखो ये तो इंडिया में ये अलाउड नहीं है, समझ में आ गया ना, ये नॉट अलाउड, ये याद रखो, ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड इन इंडिया, प्लस पूरे वर्ल्ड में ही अलाउ नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल इसके अगेंस्ट रहता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। एक ये कन्वेंशन है जो सब लोगों ने मान करके चला है कि भाई हम जीन में उस लेवल पर छेड़छानी नहीं करेंगे, जो भी हमने पढ़ा ये सब वो सब थ्योरेटिकली है, 3 पेरेंट बेबी कोई प्रैक्टिकली नहीं है। बस चाइना के इस बार एक व्यक्ति ने बिना किसी से कंसल्ट किए एक बच्चे, ये एक 2 ट्विंस को जन्म दे दिया था, जिसमें पूरी वर्ल्ड ने उसकी आलोचना की थी, समझना क्या, पूरे वर्ल्ड में एक बार बस वो चाइना वाले ने कर दिया, बाकी ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करते हैं हम लोग, समझना क्या। अब सोमैटिक सेल क्या बोल रहा हूँ, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा सेफर अप्रोच है, इसको बोलते हैं सेफर अप्रोच। सेफर अप्रोच क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे ये वहीं तक सीमित रहेगा, कहाँ तक, उस जिस व्यक्ति में हमने ये चेंजेस लाए। मान लो कि मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी के अंदर के मान लो कि भाई कोई सेल थे वो उनको रिपेयर करवाना था, मैंने सोमैटिक सेल थेरेपी ली, उससे मेरी बॉडी का सेल जो था वो रिपेयर हो गया, तो मेरे तक ही सीमित रहेगा, समझना क्या। उससे अब मेरे बच्चों में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी ये सारी चीजें, समझना क्या। ये सेफर अप्रोच है। क्या बोल रहा हूँ सेफर अप्रोच मतलब कि भाई ये काहे को, ये किसको टारगेट करता है, किसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स ओनली टारगेटेड सेल, पहली बात, समझा क्या, टारगेटेड सेल, वो भी टू दैट पेशेंट ओनली, टू दैट पेशेंट ओनली, उसी पेशेंट तक ही सीमित रहता है, ये ट्रांसफर नहीं होता, समझा क्या, नॉट पास्ट ऑन टू फ्यूचर जनरेशन। और ये इसको सेफ नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता भाई, आप उस जीन को इंट्रोड्यूस, इसको क्यों यहाँ पर सेफर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये नॉट सेफ है, यहाँ पे सेफर नहीं है, समझा क्या, नॉट सेफर, नॉट सेफर अप्रोच। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई हमको नहीं पता ना कि उस जीन को इंट्रोड्यूस करने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, कल को उस जीन के कारण बॉडी में और जो दूसरे सेल्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो हमने जीन इंट्रोड्यूस कर तो दिया, अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरी बॉडी पर, इसके कॉन्सिक्वेंस के लिए हम तैयार नहीं है, और ना तो हम इसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इसको हम अलाउ नहीं करके रखते, समझना क्या। मान लो जीन चेंज कर दिया, हमने सोचा कि ऐसा बस होगा और उसके काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, कुछ और चेंजेस हो गए, फिर क्या करेगा आदमी, वो इंसान मान लो मर ही नहीं रहा है, शैतान बन जाए, ठीक है, सर उसका पैर की जगह सर हो जाए, सर की जगह पैर हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है फिर तो फिर इसीलिए इसको सेफ नहीं माना जाता जर्म लाइन थेरेपी, समझना क्या, इसको सेफर माना जाता है, समझना क्या। प्लस ये क्या होता है, ये मैंने लिखा परमानेंट होता है, नहीं ये परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं, इसमें क्या याद रखना है आपको, ये टेम्पररी होता है, समझना क्या, ये कैसा है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड ट्रीटमेंट है, बार बार आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, समझना क्या, बोन मैरो के बार बार आपको वो थेरेपी करानी ही पड़ेगी, समझना क्या, मतलब बार बार रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब एक बार अगर आपने ये थेरेपी कर दी तो थ्रू आउट द लाइफ अगर आपको जिंदा रहना तो बार बार समय के साथ साथ आपको थेरेपी करवानी ही पड़ेगी, समझना क्या। वो एक समय बाद वो मान लो कि अभी मैंने एक सेल अपना रिपेयर करवाया, वो कुछ समय तक काम करेगा, फिर उसके बाद वापस से मेरे को ये रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा, समझना क्या, बोलो समझना क्या, क्लियर है, दोनों में फर्क पता चल गया ना। बस याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना चीज अगर अपन को समझ में आ गई तो आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा हूं मैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बोल रहा हूं कार टी सेल थेरेपी, ये सेपरेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, कार टी सेल थेरेपी, या फिर सीधा आ जाएगा टी सेल थेरेपी क्या है, ठीक है, टी सेल थेरेपी, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, यस्कार्टा थेरेपी क्या है, हर दिन न्यूज में रहती है ये सर, इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई कुत्ता नहीं काटा है कि बताऊं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये बात याद रखना, यस्कार्टा थेरेपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये थेरेपी क्या होती है समझो, ये एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है,
ठीक है ना, टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी। क्लियर है, इम्यूनोथेरेपी। अब मैं क्या बोलता हूँ, इम्यून, अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया इम्यूनो। अब मैं तुमको बताता हूँ इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर एबनॉर्मेलिटी आई, मतलब बाहर से हमारी बॉडी को पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इसमें अगर कोई भी फॉरेन चीज का इंटरवेंशन होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। इसको बोलते हैं हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। समझा क्या, मतलब ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी है, इसके अंदर क्या होंगे, एंटीबॉडीज हैं। ये कौन है, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज कौन होते हैं, जैसे कि WBC, वाइट ब्लड सेल्स। समझा क्या, ये कैसे काम करते हैं, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, जो बाहर से, ये एक्सटर्नल है, कोई भी चीज एक्सटर्नल, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, समझ गया, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती है जो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। समझा क्या, तो उसके कारण हमारी ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये इनसे लड़ाई करने लगेगी। मतलब ये फॉरेन, कोई भी फॉरेन चीज है और उससे लड़ेगा कौन, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, समझा क्या, ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी इससे फाइट करेगी। समझा क्या, और इसको क्या करेगी, डिफीट करेगी। अगर डिफीट कर दी तो हम बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, और डिफीट नहीं कर पा रही तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, वीक। समझ में ना, तो ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे समझो क्या बोल रहा हूँ, ये है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और एक तरफ लिख रहा हूं एक्टिव इम्यून सिस्टम, और एक तरफ लिख रहा हूं पैसिव इम्यून सिस्टम, पैसिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, एक्टिव इम्यून सिस्टम कब बोल रहा हूं मैं, एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या बोल रहा हूं मैं, एक्टिव मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जो कि फॉरेन जो भी चीजें आ रही है उससे लड़े। समझा क्या, हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही। समझा क्या, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट फॉरेन इन्वेजन। समझा क्या, जो भी बाहरी आक्रमण हो रहा है उस चीज को लड़ने के लिए कौन चाहिए भाई, एंटीबॉडी चाहिए। अब ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद से जनरेट करती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव इम्यून सिस्टम। लेकिन मान लो कि भाई अब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी है उतने प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, मान लो कि बाहर का फॉरेन इन्वेजन बहुत ज्यादा हो गया, तो भाई अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है इसको समझो सेना है ये हमारी। समझा क्या, जो इम्यून सिस्टम यही लड़ेगी जा करके। अब ये हमारे पास है, मान लो कि 1 लाख है, 1 लाख सैनिक है, 1 लाख। ठीक है, और यहां पर थे कितने, मान लो 1-2 लाख से, 1 से 2 लाख फॉरेन इन्वेजन, तो ये डील कर लेगी। समझा क्या, हम मानते हैं कि भाई 10 लाख आ गए, ये 10 लाख आ गए ये फॉरेन इन्वेजन, और हमारी बॉडी कितना प्रोड्यूस कर रही है, 1 लाख, तो लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, मदद चाहिए बाहरी। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी दवाई वगैरह लेंगे, ऐसी कुछ चीजें करेंगे जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो एंटीबॉडीज है उनकी संख्या बढ़ जाए। समझा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी, एक तो हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, जितना इन्वेजन आएगा उतना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। समझ रहा है, लेकिन कई बार हमारी एंटीबॉडीज कम होती है, हमको एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज चाहिए, तो वो एंटीबॉडीज हम कहाँ से लेंगे, कोई भी दवाई वगैरह, ड्रग्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी हम कहाँ से लेते हैं, एंटीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड आवर बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे। समझना क्या, ठीक है। अब स्लो कौन सा होता है, स्लो कौन सा होता है, कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, स्लो कौन से काम करेंगे, ये वाले स्लो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बॉडी धीरे धीरे करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ये क्या होता है, फास्ट होता है, इसीलिए दवाई खाने के बाद हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम होती है, सर्दी जुकाम होती है तो हम अगर दवाई नहीं खाएंगे तो 4-5 दिन में ठीक होती है, दवाई खाते हैं तो इंस्टेंट ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों, बाहर से एंटीबॉडीज। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ऐसे इम्यून सिस्टम काम करता है। तो अब मैं तुमको बता रहा था CAR T सेल थेरेपी। समझा क्या,
टी सेल थेरेपी पे वापस आते हैं और समझते हैं। तो समझ गए होगे एक तरीके की इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी मतलब हम इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा ऐसा स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई उससे क्या होगा, जो भी डिसीज है उसको फाइट करने के लिए हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, पहली बात, ये काहे के लिए यूज होता है कार्टी सेल थेरेपी, तो याद रखना है कैंसर को लड़ने के लिए होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है देखो, एक होता है टी सेल। ठीक, ये टी सेल क्या करेगा, इसका काम होता है, ये क्या है, ये फाइट करेगा। ये एक तरीके का WBC सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल है, समझ गया। व्हाइट ब्लड सेल की तरफ से ये टी सेल क्या करता है, फाइट करता है किसके साथ, जो भी फॉरेन इन्वेजन हो रहा है। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेजन। ठीक, क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेल क्या करेगा, ये सेल का काम क्या करता है, पहले तो मान लो एक कैंसर है, ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल, ये नॉर्मल सेल होता है क्या, नॉर्मल नहीं है ना, ये एबनॉर्मल है। टी सेल को पता है कि भाई ये नॉर्मल सेल होता है, ये नॉर्मल सेल है, इसको पता है, हेल्दी सेल है, ये हेल्दी सेल है, और ये क्या है, ट्यूमर है। ठीक, ये हमको पता है। ये सेल क्या करेगा, इसको तो पता है ना कि ये हेल्दी सेल है, जब ये इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई ये कैंसर सेल है, तो ये इसे क्या करेगा, इसके साथ फाइट करेगा और इस जो ट्यूमर बढ़ रहा होगा उसको रोकने की कोशिश करेगा, समझा क्या। बट एक समय बाद कैंसर सेल भी समझ जाता है कि भाई गड़बड़ हो रही है, तो ये भी क्या होता है, एक ऐसा कुछ अपने आप को चेंज कर लेगा ताकि ये टी सेल क्या करे, टी सेल उसको पकड़ ना पाए, समझा क्या। एक ऐसी लेयर इसने डेवलप कर ली, अब टी सेल उसको पहचान ही नहीं पा रहा है तो लड़ेगा क्या, समझा रहा है। टी सेल उसको पहचान नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके एक सेल थे, ये दूसरा सेल बना लेगा, तीसरा सेल बना रहा है, मतलब कैंसरस सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर समझ गया कि भाई ये दिक्कत है, डॉक्टर क्या करेगा, इस टी सेल को आपकी बॉडी से निकालेगा और इसमें मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, समझा क्या, इसमें इसको चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा मतलब इसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देगा, ऐसे चेंजेस कि भाई ये सेल इसको पहचान जाए, समझा क्या, ये इसको आइडेंटिफाई कर ले, प्लस जरूरत पड़े तो ये रिप्रोड्यूस कर ले, जितना जरूरत हो रिप्रोड्यूस करे, और क्या करे, फाइट करे, समझा क्या। रिप्रोड्यूस मतलब जरूरत के अनुसार और टी सेल को पैदा कर ले, समझा क्या, क्लियर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये कर दिया हम लोगों ने, हमने क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, जीन में, इसके जीन में चेंजेस कर दिए। अब इस टी सेल को हमने उसकी बॉडी में वापस से इंसर्ट कर दिया, समझा क्या। अब वो क्या करेगा, उसको पहचान जाएगा, अब ये क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ आइडेंटिफाई कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, ठीक, और उसके साथ फाइट भी कर लिया। अब ये धीरे धीरे करके इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा। हमने क्या किया, एक तरीके से इसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया पता है आपको, हमने इसको दवाई में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं लिविंग ड्रग, लिविंग ड्रग, जीता जागता ड्रग है वो, जीती जागती दवाई है, जो पूरे, अब दवाई अभी काम करेगी, फिर उसके बाद फिर दवाई खाना पड़ेगा ना हमको, लेकिन हमने ये टी सेल को कैसा चेंज कर दिया, ऐसा चेंज कर दिया कि ये लिविंग ड्रग की तरह काम करे, वो अपने अपने समय अनुसार वो बढ़ता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा, समझा क्या, और लड़ता जाएगा, मतलब वो एक लिविंग ड्रग की तरह काम करने लगा है। और वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और उससे लड़ रहा है, समझा क्या, इसको बोलते हैं लिविंग ड्रग। तो हमने ये क्या कर दिया, अब ये जिसको चेंज कर दिया ना, उसको टी सेल नहीं बोलेंगे, अब उसको लिए नाम हो जाता है कार टी सेल, ठीक है ना, कार टी सेल, जो हमने अब दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया वो क्या कहला गया, कार टी सेल, ठीक। और वो काहे की तरह काम कर रहा है, लिविंग ड्रग की तरह काम कर रहा है, ठीक। मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम में समझो क्या बोल रहा हूं मैं। पहला हम क्या कर रहे हैं, टी सेल, ये आपकी, ये मान लो ब्लड है, ठीक है ना, ये ब्लड था, इसमें से WBC, उसमें टी सेल, ठीक है ना, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, रिमूव किया, ठीक, इसको रिमूव किया, इसको हमने क्या कर दिया, ये टी सेल था ना हमारा, इस टी सेल को हमने क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इसमें हमने जीन, इसको हमने क्या करे, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, ठीक है ना।
इसको हमने ऐसा चेंज किया, अब ये क्या करेगा, इसको वापस हम कहाँ कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। इसको मॉडिफाई करने के बाद इंजेक्ट कर दिया कहाँ पर, ऑन पेशेंट, पेशेंट पे वापस से इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये मॉडिफाइड टी सेल जो था, अब ये क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, जो भी सेल होंगे, इम्यून सेल, और क्या करेगा, जो भी कैंसर किल्स कैंसर सेल, जो भी कैंसरस सेल होंगे ना, यहां पे लिख देता हूं कैंसरस सेल, ठीक, क्लियर है, ऐसे काम करता है। ये है उसका रफ डायग्राम, कुछ याद आए तो आप वहां पर यही वाला डायग्राम बना करके आप बता सकते हो। एक है टी सेल, अब जो हमने यहां पर मॉडिफाई कर दिया ना, तो ये क्या कहलाएगा, कार टी सेल, समझना क्या, क्लियर। अब इसको वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोगों ने उसकी बॉडी में, और उसकी बॉडी में जाकर के ये क्या करेगा, ये क्या है की तरह एक्ट करेगा, ये करेगा, इंजेक्ट कर दिया तो ये एक्ट्स एज अ लिविंग सेल की तरह ये काम करता है, जीता जागता एक ड्रग है, समझना क्या, लिविंग सेल बोल रहा हूँ, लिविंग ड्रग बोलते हैं इसको, ठीक है, कहाँ गया, लिविंग ड्रग, ठीक, क्लियर है, ये लिविंग ड्रग की तरह काम करता है, ये याद रखना, ठीक है ना, क्लियर है। इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, बताया था क्या मैंने, येस्कार्टा थेरेपी, समझना कि इस थेरेपी को हम क्या बोल देते हैं, येस्कार्टा थेरेपी, क्लियर है, कैसे काम करता है ये समझ में आ गया ना। तो भाई इतने सारे एप्लीकेशन हमने देख लिए हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी में, क्लियर है। अब जितना भी एप्लीकेशन जो भी छूटा होगा अपना, वो करंट अफेयर की जब सीरीज चालू करेंगे उसमें हमने एक फोल्डर बना दिया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में जो भी मेडिकल सेक्टर में करंट अफेयर होगा वो सब हम करते रहेंगे, समझ में क्या। अब एक चीज़ याद रखो, अब इसमें एक डिबेट कर सकते हो आप कि भाई इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दूं, इसको ऑर्फेन ड्रग का डेजिग्नेशन मिला है, अब ये चीज़ समझ लो क्या है, ऑर्फेन ड्रग का डेजिग्नेशन दिया गया है इसको। ऑर्फेन ड्रग का डेजिग्नेशन समझते हो, ऑर्फेन ड्रग किसको बोलते हैं, वो ड्रग्स जो बहुत रेयरली कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है, समझना क्या, क्योंकि उनको इसमें फायदा नहीं मिलता है ना, भाई बुखार हर दिन चढ़ता है तो दवाई बना ली, समझना क्या, जैसे कि ये कोरोना वायरस के लिए, समझना क्या, इनके लिए अब अचानक दवाई ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये वायरस कभी हो सकता है, समझना क्या। तो ऐसे वायरस के लिए जो बहुत रेयर कभी डिसीज कराते हैं ना, उनके लिए जो ड्रग होते हैं उनको ऑर्फेन ड्रग बोलते हैं, समझना क्या। और लिविंग ड्रग तो आपको पता है, लिविंग ड्रग क्या होता है, ऐसे सेल को मॉडिफाई कर देते हैं कि वो इम्यून को बूस्ट करे और एक तरीके से ड्रग का काम करने लगे बॉडी के अंदर, समझना क्या, ठीक। अब ऑर्फन ड्रग है अगर, तो ऑर्फन ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी तो अपने से पैसा लगाती नहीं है, तो सरकार को बहुत सपोर्ट करना पड़ता है, समझना क्या। जैसे कल को जीका वायरस आया था, तो भाई अचानक किसी के पास हो ही दवाई ही नहीं थी, क्यों वो रिसर्च करेगा भाई, ये सब का बहुत रेयरली ये सब डिसीज आती है, तो फिर क्या होता है कि भाई हम तैयार नहीं होते, समझ में आ रहा है। तो सरकार क्या करती है, अगर चाहती है कि ये सब से प्रिजर्व रहे, कल के लिए सेफ रहे, तो फिर वो सरकार को ये सब चीज़ें बहुत सारा फंडिंग वगैरह करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये जो था अभी मैंने बताया तुमको, येस्कार्टा थेरेपी, ये इसको कौन सा डेजिग्नेशन मिला है, ये ऑर्फेन रेयर है ना, बहुत रेयर होता है ना भाई ये सब, समझना क्या। तो इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम करती हैं कंपनीज, तो ये बात याद रखना, कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए कि ऑर्फेन ड्रग डेजिग्नेशन है तो समझ जाना, ठीक है ना। मतलब ऑर्फेन ड्रग का अगर डेजिग्नेशन किसी को मिल गया, मतलब क्या होगा, उसको जरूरत है, नीड फॉर डॉलर या फिर मनी, बहुत सारा पैसा चाहिए, काहे के लिए, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वो ऐसा लुक्रेटिव नहीं रहती कंपनी के लिए, कंपनी को उसमें उत्सुकता नहीं मिलती कि वो उस पर काम करे, समझना क्या, ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट्स होता है कुछ, हाँ साइड इफेक्ट्स वगैरह है, बट वो सब रीड कर लेना क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर ये थेरेपी आप कराते हो तो आपका सर दर्द देता है, आपका बीपी कम रहता है, समझना क्या ना, तो ये आपका दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कभी बुखार आता है, समझना क्या, कुछ कुछ ये लो आपका ब्लड सेल का काउंट भी हो सकता है कम हो जाए, कभी कभी आरबीसी का कम हो जाता है, कभी कभी डब्ल्यूबीसी का कम हो जाता है,
कभी कभी तो ये भी देखा गया कि इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, क्योंकि भाई आपने जो भी जीन इंट्रोड्यूस किया है उसके बाद वो अगर रेगुलर काम करता रहेगा तो सेल भी तो यूज टू हो जाते हैं ना, इसलिए क्या होता है वो उसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी अगर आप रीड कर लेना कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा इसके साइड इफेक्ट्स। ठीक है, क्लियर ना, ऑर्फन ड्रग डेजिग्नेशन ये सब समझ लिया। तो जीन थेरेपी वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक। एक चीज और अगर देख लें अपन, हाँ एक चीज और याद रखो थोड़ा सा जीन थेरेपी में कैसे काम करता है जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करते थे, हम क्या कर रहे थे भाई, कोई भी सेल होगा उसमें हमने जीन को वो किया था ना, यहाँ पे देखो जीन थेरेपी क्या बताया अभी मैंने, ये सेल था, इस पर हमने ये जो जीन इंट्रोड्यूस करा या जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया। कैसे करते हैं हम ये, कैसे यहाँ पर जीन, ये जीन लेके कौन जाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे एक चीज समझो, ये सेल आपका, ये सेल है, इस पर हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कोई भी जीन बाहर से या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो क्या ऐसे ही है कि इंजेक्शन टाइप लिए निकाले और डाल दिए अंदर, ऐसा काम करता है क्या, नहीं, इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग लगती है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैरियर, समझा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लगेगी, इस टेक्नोलॉजी से ही आप कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत मॉलिकुलर कितना छोटा चीज है वो, उसमें इंजेक्शन थोड़ी लगा पाओगे, इंजेक्शन की निडल से भी छोटी चीज है वो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसके लिए हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा जो भी प्रिंसिपल होता है वो फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो ये है जीन, देखो ये जेनेटिक मटेरियल है और ये है सेल, इस जेनेटिक मटेरियल को हमको यहाँ तक ले जाना है, तो काहे की मदद से ले जाना है, तो उस चीज को बोलते हैं हम कैरियर, समझा क्या, उसको बोलेंगे कैरियर। कैरियर मतलब जो कैरी करता है, समझा क्या, क्या है स्पेलिंग, CARRIER, कैरियर। ठीक है, कैरियर मतलब जो क्या करेगा, इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ तक लेके जाएगा। वो कैरियर होता कौन है, तो वो होता है, हम काहे का यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं रेट्रोवायरस। ये वायरस है, वो वायरस हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस सेल में, समझा क्या, ये रेट्रोवायरस को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसमें, समझा क्या। ठीक है, अब ये रेट्रोवायरस में हमने क्या रख दिया था, जेनेटिक मटेरियल, ये रेट्रोवायरस इसके अंदर जाएगा, समझा कि इसके अंदर आएगा तो क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम थी उसको करेक्ट कर देगा, जो भी म्यूटेशन रिक्वायर थे वो म्यूटेशन करवाएगा, समझा क्या, ये सब इस वायरस के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, समझा क्या। अब ये रेट्रोवायरस जो था, ये रेट्रोवायरस इंसान को हार्म नहीं करता, समझा क्या ना, डू नॉट, हम वही वायरस को यूज करते हैं जो इंसान को नुकसान ना करे, सारे वायरस नुकसानदायक नहीं होते। डू नॉट कॉज एनी डिसीज व्हेन यूज्ड इन पीपल, समझा क्या, क्लियर है, ठीक, ठीक है, क्लियर है जेनेटिक, इसका जेनेटिक थेरेपी में। तो आप देखते हैं कि भाई एक लास्ट में अपन समझे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है जेनेटिक थेरेपी का, एप्लीकेशन है आपका, एप्लीकेशन है कहाँ पे, पहला देख लिया सोमैटिक सेल थेरेपी, ये समझ लिया हम लोगों ने, क्लियर है ना, सोमैटिक सेल थेरेपी। दूसरा जर्मलाइन थेरेपी, ये भी समझ लिया अभी, जर्मलाइन थेरेपी कैसे काम करती है, समझना क्या। नेक्स्ट तीसरा है, हम एक चीज में और यूज कर सकते हैं, एनहेंसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब कैसे, ठीक है, मतलब समझो भाई ये एक नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो कम है, इसकी हाइट जो है थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, हम क्या करें, कुछ ऐसे चेंजेस कर दें कि इसकी जो हार्मोन्स थे ना वो थोड़ा सा उनका बूस्ट हो जाए, वो अगर वो हार्मोन्स को ग्रोथ मिल जाए, बूस्ट मिल जाए तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, समझ क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, एनहेंसमेंट कर रहे हैं, समझ क्या। इसीलिए इसका एग्जांपल लिख लो, क्या है इसका एग्जांपल, क्या बताया कि भाई एक नॉर्मल चाइल्ड है, उसकी हाइट, उसका जो ग्रोथ हार्मोन है जो है ना, उस जीन को हम ऐसा कुछ चेंज कर दें कि उसकी हाइट बढ़ जाए,
तो क्या कर रहे हैं हम, एनहेंसमेंट कर रहे हैं। समझना क्या, जैसे कि हम बॉर्नवीटा पीते हैं, क्यों, तो क्योंकि भाई कुछ एडिशनल जो न्यूट्रिएंट सप्लाई हो वो हमको मिल जाए। समझना क्या, वैसे तो हमारी बॉडी परफॉर्म कर ही रही है, बट कुछ उसको बूस्ट करा दें अगर हम। समझना ना, जैसे कि हम वो खाते हैं क्या, जो न्यूट्रिशनल फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, फूड खाओगे तो कुछ तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही, पर और अगर उसमें हम जीन इंसर्ट करके कुछ चीज और अगर आपको दे दें तो वो और अंदर जा करके और एक्स्ट्रा काम करने लगेगा। उसको क्या बोलेंगे, एनहेंसमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें भी यूज कर सकते हैं। चौथा क्या बोल रहा हूं, चौथा बोल रहा हूं मैं यूजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। यूजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, अब इसको क्या यूज करते हैं, देखो अब हमारी बॉडी है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्पोजिशन है ना, उस कॉम्पोजिशन जो भी हमारा संरचना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको अगर हमको समझना होगा तो बहुत सारा एल्गोरिथम, बहुत सारा ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, है ना, तब तो हम उस चीज़ को समझ पाए। क्या हो अगर हम उन जो इतने एक्सट्रीम, इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है, उसको सरल करने के लिए जब हम जेनेटिक इसका यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी का, उसको हम बोलते हैं यूजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्पोजिशन है या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स हैं हमारे बॉडी के, समझना क्या, वो उसमें वो कोडेड होते हैं ना, अभी देखा था डीएनए कितना कोडेड होता है, AGCT कोडेड होते हैं। वो कैसे होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है उनकी, कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, कोडिंग ऑफ जीन्स। उनको हम क्या करते हैं, उन कोडिंग को सरल बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं यूजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको क्या करते हैं हम, इसको ईज करने की कोशिश करते हैं। समझना क्या, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कोडिंग कहाँ से रिलेटेड, वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो सकती है कि भाई आपकी इंटेलिजेंस को लेकर के, अब आपकी इंटेलिजेंस को समझना है तो हम कोडिंग को अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब उतनी सारी स्टेप वाइज मैनर करेंगे ना सब चीज, तो भाई एक पहला ये स्टेप को हम इजी कर दिए तो उसके अनुसार हम दूसरा स्टेप समझ पाएंगे, तीसरा स्टेप समझ पाएंगे। जब बहुत सारे स्टेप समझ पाएंगे तब हम उस व्यक्ति को इतना इंटेलिजेंस कहाँ से आ रहा है वो समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है, हम क्या करते हैं, जो भी कोडिंग है उसको ईजी करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स ट्रेट है ह्यूमन बॉडी का, कॉम्प्लेक्स जो कोडिंग स्ट्रक्चर है उसको हम सरल कर सकें, इसलिए उसको बोलते हैं यूजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझना क्या, इंटेलिजेंस हो सकता है, बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं, समझना क्या, ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब अगर हमको समझना है तो भाई कोडिंग समझनी पड़ेगी पूरी। अब उस कोडिंग को समझने का हम क्या करते हैं, इजी कर देते हैं उस चीज को, तो उसको क्या बोल देते हैं, यूजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है ये बात, समझना क्या, क्लियर है ये बात, ठीक है। जेनेटिक थेरेपी, अब इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें क्या है, इशूज विथ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक। एक दिक्कत ये है कि भाई हमारा इम्यून कैसा रिस्पॉन्स होगा, हमको अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। एक तो पहले याद रखो कि भाई अगर हम सोमैटिक सेल थेरेपी करते हैं, उसमें बताया था ना, सोमैटिक सेल थेरेपी जो करते हैं हम, वो शॉर्ट लिव्ड होता है ना, अभी देखा था शॉर्ट लिव्ड मतलब उसको क्या चाहिए भाई, पेशेंट को मल्टीपल थेरेपी करने पड़ेगी, पेशेंट विल हैव टू अंडरगो मल्टीपल राउंड ऑफ जीन थेरेपी। अब जब मल्टीपल राउंड ऑफ जीन थेरेपी होती है तो क्या बताया मैंने, क्या बताया, कॉस्टली हो जाएगा कि नहीं, तो भाई ये कॉस्टली है, हाँ बहुत कॉस्टली होता है। तो क्या ये नॉर्मल पर्सन के लिए होता है, नहीं, नॉट फॉर पुअर्स, ठीक, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स करेगा, देखो इम्यून का रिस्पॉन्स समझो, इम्यून का रिस्पॉन्स, भाई एक चीज समझो, इसमें क्या कर रहे हैं हम, बाहर से कुछ जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी को पता है कि हमारी बॉडी का मटेरियल क्या है, आप कोई भी चीज फॉरेन से अगर उसमें करोगे तो हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स करती है, रेस्पॉन्स करती है तो भाई कुछ को कल को गड़बड़ हो सकती है इस चीज को लेकर, समझा क्या, क्या बोला मैंने कि भाई हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है,
immune system has evolved to attack invader. ठीक, समझ में क्या? इम्यून सिस्टम क्या करेगा? अटैक करने लगता है इन्वेडर। मतलब जो जीन हमने इंट्रोड्यूस करा, पता चला उसी पर ही हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर दे, तो फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई अभी मैंने क्या बताया कि भाई एक कैरियर होता है, कैरियर होता है जो कि क्या है? एक रेट्रोवायरस है। उसका काम क्या करना है? टारगेट करना है। टारगेट किसको करना है? जो भी कंसर्न्ड सेल है, मतलब जो कैंसरस सेल होगा जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? अब ऐसा भी देखा गया कि ये रेट्रोवायरस ये नॉर्मल सेल को भी अटैक कर देता है। समझा क्या? कैन लीड टू टारगेट द रॉन्ग सेल्स। तो भाई उस केस में हम क्या करेंगे? अगर रॉन्ग सेल्स को टारगेट कर दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। और सोचो पूरा अगर एक बार वो प्रोसेस चालू हो गई तो फिर तो वो आदमी के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा मैंने? ऐसे इसके कारण क्या होता है? जब टारगेट करने लगता है तो ये भी देखा है कि भाई इस थेरेपी के कारण बहुत सारे ट्यूमर्स बनने लगते हैं। समझना क्या? लीड्स टू इंड्यूस ट्यूमर्स। अभी मैंने तुमको बताया कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, है ना? अभी बताया था ना भाई, बहुत सारी जो थेरेपी होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अभी बताया था मैंने क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये तो याद ही रख लो कि भाई जर्म लाइन थेरेपी तो अलाउड ही नहीं है। जर्म लाइन थेरेपी नॉट अलाउड। बट दिक्कत ये है ना भाई कि इनका रेगुलेशन ही नहीं होता ना। रेगुलेशन क्या है इनका? रेगुलेशन वीक है। कोई भी रेगुलेशन अभी चाइना में उस व्यक्ति ने कर ही ना लिया। इनको बोल देते हैं कि डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट आता है। डिजाइनर बेबी क्या होते हैं ये समझो। डिजाइनर बेबी, कल को एक लड़की आई और बोल रही है मेरे को शाहरुख खान टाइप एक बच्चा चाहिए, ठीक है ना, सलमान टाइप की उसकी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना, स्मार्टनेस शाहरुख खान टाइप की होनी चाहिए, बाल रणवीर सिंह जैसे होने चाहिए, आंख उसकी ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए। इनको बोलते हैं डिजाइनर बेबी। वो कैसे होते हैं? वो जर्म लाइन थेरेपी से होते हैं। और जब जर्म लाइन थेरेपी अलाइव हो जाएगा तो आपको लगता है कि फिर वर्ल्ड सर्वाइव कर सकता है। फिर इसके कारण क्या होगा? गैप होगा। गरीबों में एकदम एक्सट्रीम लेवल के बच्चे आएंगे, आइंस्टीन टाइप पढ़े लिखे, हर व्यक्ति बोलेगा कि आईएएस बनना है, और यहाँ पर एक जो गरीब होंगे वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसी के कारण क्या होगा? ह्यूमन गैप बन जाएंगे, ह्यूमन गैप हो जाएगा। ठीक है ना? रिच और पुअर के बीच में। ठीक है ना? ये अलाउड तो नहीं है बट ये कन्वेंशन को ऑफन तोड़ा जा रहा है। एग्जाम्पल इसका चाइना, अभी ट्विन बेबीज को जन्म दिया गया है। ठीक है ना? वो सब क्या कहलाते हैं? डिजाइनर बेबी। तो ये सब कुछ इशूज हैं, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है ना? पॉजिटिव देख लिया, कुछ नेगेटिव पता होना चाहिए तो बेटर तरीके से हम बता सकते हैं इसको। क्लियर है ये बात?